नमस्कार दोस्तों, साइंस फ्रंटियर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखिए जो 2024 में एलपी का CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मतलब 29 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं लगभग पूरा क्वेश्चन को लेकर आए हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है और जिससे आप लोग को मतलब आइडिया लगेगा। और PYQ सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लगभग सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है, कई बार एक ही क्वेश्चन अगले एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए इस वीडियो के हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। यहाँ पे निलंबन की बात हो रही है, ठीक है। निलंबन क्या होता है, तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मतलब इसके अंग समान नहीं होते हैं, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसके जो कण जो है उसको पहले निलंबन के बारे में पूरी तरह जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। पहला विषमांगी मिश्रण होता है और इसको कण क्या होते हैं, आंखों से दृश्य होते हैं, मतलब देखे जा सकते हैं। इसके कण को आंखों से दिखा जा सकता है और इनका जो परिक्षेपित कण होता है मतलब जो मिला हुआ होता है, निलंबित कण होता है, उसका लगभग आकार जो होता है 10⁻³ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है, से लेकर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक का होता है। मतलब ये उसका अनुमानित आकार होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, इसके जो निलंबित कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, जिससे क्या होता है उनका मार्ग साफ साफ दिखाई देता है। मतलब ये टिन्नल प्रभाव को दर्शाते हैं, मतलब अगर कहा जाए तो टिन्नल प्रभाव को दर्शाते हैं। और इसका निलंबन का क्या विशेषता होता है, तो ये अस्थायी होते हैं। मतलब इनको अगर कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए तो जो निलंबित कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और मतलब वो निलंबन अस्थायी होता है, मतलब वो नीचे बैठ जाता है। जो निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाता है। जैसे मिट्टी और जल का जो मिश्रण ले लेंगे तो क्या होगा, कुछ देर शांत छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। यही होता है निलंबन की विशेषताएं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। पहला कहा जा रहा है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, एकदम बात सही है, ठीक है। निलंबन के कण आँखों के लिए अदृश्य होते हैं, ये बात गलत है, दृश्य होते हैं, ठीक है। निलंबन एक समांगी, ये भी गलत है। गैस में परिक्षेपित ठोस को निलंबन कहा जाता है, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। 20 सेंटीमीटर परिमाण के फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब आता है। प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। ये आसान क्वेश्चन है। दर्पण का जो हम लोग न्यूमेरिकल होता है, सूत्र होता है एक, दर्पण का फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में जो संबंध होता है ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एफ का मान दिया गया है और इसको इस सूत्र पे रख के करेंगे तो एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण देखिए, ये जो हमारा अवतल दर्पण होता है इसमें जितना भी मान है ये हमारा, अगर एक्सिस पे देखेंगे, अगर इसको इस ध्रुव को हम लोग एक्सिस माने मतलब मूल बिंदु माने तो ये सब क्या है, एक्स के डायरेक्शन में, एक्स अक्ष पे क्या है, इधर है। तो ये सभी क्या होंगे, इतने जितनी भी दूरियाँ लेंगे सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, ठीक है। तो 1/f = v और प्लस और u के जगह पे देखिए u भी ऋणात्मक होगा तो u का मान दिया गया है, कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो 60 को जब ऋणात्मक रखेंगे तो ऐसे रख सकते हैं -60, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-20 = 1/v, ये माइनस हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको इस पूरे भाग को इधर लाएंगे तो 1/60 हो जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा माइनस में, जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इधर लिख रहे हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/f इधर लिख रहे हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20×60, 60 का एक बार एक ही रहेगा और -3 हो जाएगा, बटे में 60 रहेगा, ठीक है। -2/60 मतलब -1/60
30। और जब दोनों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यू का भी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। यू का मान दिया है, भी का मान निकालना है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब अक्ष के इधर ही, मतलब इधर ही रहेगा, और मतलब कितनी दूरी पर रहेगा, -30 सेंटीमीटर। अवतल से कितनी दूरी पर, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देख लीजिएगा, ये आसान न्यूमेरिकल है, 1/f = 1/v + u पे होता है, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, किसको माइनस लेना है, इसमें तो प्लस किसी को लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में लगभग सभी स्थितियों में, 5 स्थितियों में सारा मान ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसमें धनात्मक एक मान होता है। तो चलिए इस वीडियो का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -30 सेंटीमीटर। हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे होता है तो खाली स्थान कहलाता है। दूसरी और यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित होते हैं तो वो खाली स्थान कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जब पौधों में जनन होता है तो क्या होता है, प्रजनन कैसे होता है, जैसे परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, स्त्रीकेसर में, मतलब मादा जननांग में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, अंडाशय में पहुँचकर और फर्टिलाइजेशन की इनिशिएशन की प्रक्रिया होती है। हमको उससे नहीं मतलब है, जब हम इतना जानना है कि जब उसी पुष्प का उसी मतलब वर्तिकाग्र पे अगर परागकण पहुंचता है, मतलब सेम पुष्प का सेम परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और मान लीजिए 2 पुष्प है, ये पुष्प है और इसका जो परागकण है इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया तो इसको हम कहते हैं पर परागण, मतलब दूसरे पुष्प का परागकण यदि किसी दूसरे वर्तिकाग्र पहुंच जाए, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो उसे पर परागण कहते हैं। मतलब उसी फूल का उसी पर गिरेगा अगर परागकण वर्तिकाग्र पे तो उसे स्वपरागण कहेंगे। दूसरे पुष्प पे पहुंच जाएगा परागकण किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, कीटों के माध्यम से, तो उसे पर परागकण कहते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब उसी पुष्प का उसी वर्तिकाग्र में पहुंचेगा तो परागकण, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, और दूसरे पुष्प पे पहुंचेगा तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। ये बहुत आसान प्रश्न था। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण का उद्देश्य क्या है। देखिए, जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपपचयी क्रियाएं होती है, तो उसके उपपचयी क्रियाओं के बाद क्या होता है, बहुत सारे मतलब वेस्ट बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कार्बन युक्त बनते हैं, ठीक है, कार्बोनेट युक्त बनते हैं। तो इन सबको शरीर से बाहर निकालने के बहुत सारे मतलब क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़े द्वारा निकाल दिया जाता है, कोशिकाओं मतलब जो आता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बोनेट जो होते हैं लगभग पसीना द्वारा। जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसको वो क्या होते हैं, ब्लड में हमारे घुले रहते हैं। ठीक है, और उसको ब्लड को छान कर, किडनी जो है ब्लड को छान कर जल के साथ उसको मूत्र के माध्यम से क्या निकाल देती है, बाहर निकाल देती हैं। और किडनी में छोटी छोटी जो छानने वाली नलिकाएं होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, जिसको किडनी का इकाई भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस प्रश्न को जानने से पहले जान लेते हैं कि जो हमारे जब प्रोटीन टूटता है तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनता है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अगर ये हमारे शरीर में ब्लड के साथ घूमते रहेंगे तो हमारे शरीर के अन्य अंगों को क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए क्या होता है, किडनी इनको छानने का काम करती है, और किडनी में छानने की छोटी छोटी इकाइयाँ होती है जिसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये इकाइयाँ क्या करती हैं कि जो हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ घूम रहा है उसको छान कर जल के साथ मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है। हृदय में आने वाला शुद्ध
रुधिर को साफ करना, ये तो बात गलत है भाई। हम कहाँ अभी बताए मूत्र निर्माण का मतलब क्या उद्देश्य है, अभी हम बताए हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। मूत्राशय को खाली करना ये भी नहीं है, ठीक है। मूत्राशय को खाली करना हमारे मूत्र निर्माण का उद्देश्य नहीं है। फेफड़ों में रुधिर को CO2 से, ये भी गलत आंसर है। देखिए अब बच गया है चौथा ऑप्शन, रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन। मतलब अभी हम बताए किडनी जो है हमारे जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हमारे ब्लड में घूम रहे हैं पूरे शरीर में, उसको छान कर क्या करती है, जल के साथ मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन ही क्या होता है, मूत्र निर्माण का उद्देश्य होता है। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये थोड़ा प्रश्न अच्छा था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर गति के संबंध में सही है। देखिए इसमें सही बताना है कौन सा कथन जो गति करते हैं पदार्थ के कण जो होते हैं, क्योंकि कोई पदार्थ कणों से मिलकर बना है, तो उसका जो गति करते हैं पदार्थ, उसमें मतलब उसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया जा रहा है यदि हम तापमान को कम करते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। एक बात गलत है। क्या होता है कि यदि हम तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, कम नहीं करते हैं। अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो गति ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो गति होती है मतलब पदार्थ कणों की गति क्या होती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। ताप परिवर्तन का कणों की गति ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यही बात से गलत है, सही नहीं है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी बात गलत है। अभी हम बताएं कि तापमान बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा बढ़ती है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, बात सही है। मतलब क्योंकि जो कणों की गति ऊर्जा होती है वो तापमान के समानुपाती होती है। मतलब उनका जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो तेज़ी से गति करने लगते हैं, ठीक है। उनकी कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भी प्रोपोर्शनल मतलब VRMS अगर गैस के रूप में देखें तो जो गैस के कणों का जो वर्ग माध्य मूल चाल होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, ठीक है। अब हम मतलब जैसे ही हम तापमान को बढ़ाएंगे वैसे ही कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। वेग बढ़ जाएगा तो वेग बढ़ेगा तो गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। देखिए कार्बनिक मतलब कार्बनिक रसायन से प्रश्न है। देखिए पहला जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जान लेते हैं। पहला होता है, देखिए एक होता है एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन। जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, ये होता है ना। उसके बाद होता है इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, संतृप्त होता है। दूसरा होता है एल्कीन, जिसका सूत्र होता है CN+H2n प्लस लगाना बोलिए इसमें, CN+H2n+2। देखिए इसका होता है CN+H2n, तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं का भी डबल बॉन्ड होता है। और एक होता है एल्काइन होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और क्या होता है, इसका सूत्र होता है CN+H2n CN+H2n-2, ठीक है, एल्काइन के सूत्र है। ये तो जो दोनों हैं ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम आ जाते हैं इस प्रश्न पे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त कार्बन यौगिक है। संतृप्त कौन था, एल्केन। इसमें पहला ऑप्शन एल्कीन है, गलत है। एथिलीन, ये भी
क्या है, एल्कीन समूह का यौगिक है। इसका सूत्र होता है C2H4, जो कि फलों के मतलब फलों को पकाने में काम आता है, ठीक है। C2H4 एथिलीन होता है, ठीक है, एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एल्काइन, अभी बताया एल्काइन क्या है, ये भी असंतृप्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एल्केन जो है क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या संतृप्त यौगिक है। एथिलीन क्या है, एथिलीन क्या है, ये भी एल्कीन समूह का यौगिक है, ठीक है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब हम चलते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एल्केन होगा जी, सिंगल बॉन्ड होता है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, जल की जो कठोरता है वो दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। देखिए, जो अस्थायी होता है वो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण होता है, बाइकार्बोनेट के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बाइकार्बोनेट के कारण। ये क्या है, अस्थायी कठोरता है। इसको क्या करेंगे, अगर इसको दूर करना है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करना है, तो क्या करते हैं, जल को अगर आप गर्म कर देंगे तो क्या होगा, उसका अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगा, मतलब वो जल मृदु जल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, जल में किसका मतलब किस यौगिक के मौजूदगी के कारण होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, कौन कौन सा आयन रहेगा, क्लोराइड आयन रहेगा और क्या रहेगा, सल्फेट आयन रहेगा। क्या रहेगा, सल्फेट आयन। किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन का क्या होता है, जल की अस्थायी कठोरता होता है। क्या होता है, अस्थायी, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। और ये कौन सा है, अस्थायी है। बाइकार्बोनेट के कारण कौन सा कठोरता होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता होता है। इसको उबाल देंगे तो ये क्या होगा, ये मृदु जल में परिवर्तित हो जाएगा, उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। अस्थायी कठोरता क्या होता है, इसको उबालने से ये क्या होगा, ये इसकी कठोरता दूर नहीं होगी, जल की कठोरता दूर नहीं होगी। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन मतलब के कारण अस्थायी कठोरता होगा और ये इसकी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। अब इसका क्या किया जाता है, इसका क्या उपाय है, तो इसके अस्थायी कठोरता दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जो इस प्रश्न में पूछा गया है उसी का हम केवल चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, इसमें धावन सोडा मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, धावन सोडा। धावन सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है कि वो रिएक्शन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन को या सल्फेट आयन को हटा देता है। क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन को हटा देता है और इसके साथ क्या जुड़ जाता है, कार्बोनेट आयन। क्या जुड़ जाता है, कार्बोनेट आयन। क्योंकि देखिए जो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे H2O से 10H2O से हमको ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनेट आयन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन को हटाकर मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना लेता है और कैल्शियम का कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो जल में अघुलनशील है। क्या है, अघुलनशील है। तो जैसे ही धावन सोडा को डाला जाता है तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन को हटाकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और कैल्शियम और सल्फेट के मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन को हटाकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बना देते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होता है वो क्या है, जल में अघुलनशील है और वो नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार क्या हुआ कि जल की अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाती है। ये एक विधि हो गई जो कि पुरानी विधि है। अब तो आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्गन मेथड भी यूज नहीं होता है। कैल्गन विधि, उसका कैल्गन का सूत्र होता है शायद सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है, N2P6 ऐसा कुछ सूत्र है कैल्गन का। एक बार पूछा भी है रेलवे में, बहुत बार नहीं पूछा है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
तो काल्गन विधि द्वारा, आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा, अब तो आरओ प्रोसेस द्वारा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, ये सभी क्या है, प्रक्रिया द्वारा जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। लेकिन ये धावन सोडा पुरानी विधि है और इस प्रश्न से रिलेटेड है, इसलिए हम इस विधि को केवल बताएं। क्या बताएं कि जो धावन सोडा में जो कार्बोनेट आयन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए सल्फेट और क्लोराइड आयन को हटाकर जुड़ जाते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बना देते हैं, और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है जल में अघुलनशील है और वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार जल की परमानेंट हार्डनेस दूर हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा। किसका प्रयोग किया गया है, अभी बताया, धावन सोडा का यूज किया गया है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको मतलब कीटनाशक के रूप में किया जाता है, रंग उड़ाने के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा बताया ही, इसके साथ बेकिंग टार्टरिक अम्ल मिलाकर क्या बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, खाने में उपयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, इसका भी बहुत सारा उपयोग किया जाता है नमक बनाने में, अन्य सारी चीज़ों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। अपवर्तन समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश का एक परावर्तन होता है। जैसे ये कोई क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। प्रकाश एक मतलब आई और उसी माध्यम में टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ये इस परिघटना को। अब हम चलते हैं अपवर्तन पे। ये क्या है, दो माध्यम है। मान लीजिए ऊपर क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। ऊपर क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम, और ये नीचे क्या है, सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या है, इस माध्यम के जो कण है दूर दूर हैं, और इस सघन माध्यम का मतलब क्या है, इस माध्यम के कण जो है पास पास हैं। मान लीजिए पानी है, नीचे क्या है, पानी है, और ऊपर क्या है, वायु है, वायु, ठीक है। अब क्या होगा, प्रकाश यहाँ से चलेगी, मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ चली, तो सघन माध्यम से क्या चली, विरल माध्यम से कहाँ चली है, सघन माध्यम में। तो क्या होगा, ये क्या होगी, इसको जाना चाहिए ऐसे एकदम सीधे, लेकिन थोड़ा सा ये झुक जाएगी। ये क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। किस तरफ झुक जाएगी, तो ये जो अभिलंब खींचे हैं इसकी तरफ झुक जाएगी। तो इस परिघटना को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये हम अपवर्तन समझा दिए, इस प्रश्न से मतलब है और इसी प्रश्न को इसी से पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी परिघटना वायु के अपवर्तन से संबंधित है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त जो होता है वो क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे सूर्य उगने से पहले ही हमको कुछ प्रकाश दिखने लग जाता है। क्या होता है, प्रकाश दिखने लग जाता है। तो ये घटना किसके कारण होती है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। चाहे सूर्य डूबने के बाद भी हमको थोड़ा सा प्रकाश दिखता रहता है, जो कि लाल रंग होता है। वो लाल रंग दिखना दूसरा कारण है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। लेकिन प्रकाश का दिखना किसके कारण होता है, वो अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश क्या होती है, अपने माध्यम से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और विचलित होकर क्या है, वही हमें प्रकाश दिखाई देता है। अब इसमें बहुत सारे रीजन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारा अन्य भी कारण होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझ जाइए कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। वहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको प्रकाश वहाँ पे कुछ देर तक, सूर्य डूबने के बाद भी हमको कुछ प्रकाश मिलता है, और सूर्य उगने से पहले ही हमको कुछ प्रकाश मिलने लगता है। तो ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने, ये तो साफ गलत है, ये परावर्तन पे आधारित है। समतल प्रतिबिंब का बनना, ये भी परावर्तन पे है। इंद्रधनुष का निर्माण, इसमें 3-4 होता है। एक पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है। तो ये 3 घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण में। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण हमको, अब यही जो है
क्या है, प्रकाश के अपवर्तन पे घटना पर आधारित है। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किसके कारण होता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। दो वृत्ताकार कुंडलियां ए और बी जिनकी त्रिज्या आर समान है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कुंडलियां होती है उसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। तो μ0 क्या होता है, NI क्या होता है, NI बाई R, 2R होता है, हाँ 2R होता है। ठीक है, μ0 क्या है, चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, N क्या है, कुंडली है, जैसे कोई वृत्ताकार कुंडली है उसके क्या है, फेरों की संख्या है, ऐसे ऐसे कैसे कितनी बार लपेटा गया है। I क्या है, उसमें प्रवाहित धारा है। और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकीय क्षेत्र का लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे ही हम I का मान को कांस्टेंट कहा जा रहा है, मतलब धारा समान बह रही है दोनों कुंडलियों में, R के मान को भी कांस्टेंट कर दिया गया है और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, और दो तो अचर है ही, कांस्टेंट है ही। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र किस पे निर्भर करेगी, फेरों की संख्या पे निर्भर करेगी। मतलब उस कुंडली में कितनी फेरे हैं, क्या है, कितनी फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर A में 50 फेरे हैं और B में 100 फेरे हैं, अगर पूछा जाए कि किस में ज़्यादा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा, किस में ज़्यादा मतलब प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसके द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जिसमें कम फेरों की संख्या होगी उसके द्वारा कम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। ए द्वारा चुंबकीय क्षेत्र इज ग्रेटर देन बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र गलत है, क्योंकि ए में फेरों की संख्या कम है तो उसके द्वारा कम होगा। ठीक है, ए द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और बी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र अज्ञात है, गलत है, मतलब बताया जा सकता है। अब हम चलते हैं इस बी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा ए द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न किया जा रहा है उसके द्वारा उससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि बी का जो कुंडली है, बी क्वाइल है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, मतलब फेरों की संख्या ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए इस सूत्र से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, समानुपाती होता है, एन के समानुपाती होता है, फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। तो जिसमें ज़्यादा फेरे होंगे उसके चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होगा या ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। क्या होता है, mv²। ये क्या है, v क्या है, वेग है, और m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है। तो पिंड का द्रव्यमान, बात सही है भाई, इस पर निर्भर करती है। v पिंड के वेग का वर्ग, बात सही है। दाब पे निर्भर नहीं करती है, सूत्र में कहीं दाब दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। 1 और 2 क्या है, दोनों पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंड का द्रव्यमान और वेग के वर्ग पे निर्भर करती है गतिज ऊर्जा किसी भी गतिशील वस्तु की। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक की बात कर रहे हैं। ऊतक दो प्रकार के, पहला मेरिस्मेटक विभज्योतक कहा जाता है, ठीक है, जिसको एम से लिख दे रहे हैं। दूसरा क्या है, अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू कितने भाग में बांटा गया है, एक सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, क्या हो, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ये क्या है, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब आ जाते हैं हम पैरेन्काइमा पर। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये मृदुतक होता है। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती हैं। और इसका काम क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोशिकाओं के बीच जो है ना, वो इंट्रासेल्यूलर स्पेस पाया जाता है, मतलब कोशिकीय स्थान ज़्यादा पाया जाता है। कोशिकीय स्थान क्या होता है? ज़्यादा पाया जाता है। और इन कोशिकीय स्थानों में ये खाद्य और जल का संचय के लिए उपयोग करते हैं, और इनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी रही पैरेन्काइमा के बारे में। अब क्या होता है, ये ही जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं पौधों में। सबसे अधिक किसकी मात्रा अधिक होती है? सरल अस्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा की सबसे अधिक मात्रा होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्थान घेरते हैं, क्योंकि इनके खुद कोशिकाओं के बीच भी स्थान खाली रहता है। ठीक है, इनके इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है। और ये ज़्यादा पौधों में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है? तो क्या है? पैरेन्काइमा है। सरल अस्थायी ऊतक के बारे में पूछा भी है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है? पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा कम उतना नहीं पाया जाता है, जिसे मृदुतक कहते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा तो इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो ये छाल में और जैसे नारियल का बाहर वाला हिस्सा हो गया सूखा बना, तो उसमें पाया जाता है। लेकिन पैरेन्काइमा जो है लगभग अधिक मात्रा में पाया जाता है किसी भी पौधों में। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक के रूप में। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक कौन सा पाया जाता है? तो पैरेन्काइमा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? अभी हम पीछे बताए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जब हम क्या करते हैं? धावन सोडा को मिलाते हैं किसमें? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, वहीं से हम बात शुरू कर रहे हैं। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, चाहे वो छोड़िए। अब देखिए, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे NaOH है। ठीक है, अब प्लस HCl है। हम क्या होगा, अभी देखिए बैलेंस करके नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे ही बता रहे हैं। इसमें Cl निगेटिव है, एक इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Na, तो क्या बना लेगा? NaCl। और उधर जाके क्या बन जाएगा? H2O। OH और H मिलाकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। इसमें OH निगेटिव है और इसमें H पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ Cl निगेटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव है। इसमें क्या हुआ? रासायन ये दोनों क्या है? अभिकर्मक है। ठीक है, और ये क्या है? उत्पाद है। तो ये क्या हुआ कि इन दोनों अभिकर्मक के बीच क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में कहा जाता है कि जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो अभिकर्मकों या यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। देखिए, अब घटन अभिक्रिया क्या है कि जैसे कोई बड़ा यौगिक है, जैसे बड़ा यौगिक जैसे CO3 मान लीजिए, इसको गर्म कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए CuSO4 है और इसको Zn से अभिक्रिया कराएंगे, तो Cu को हटाकर SO4 किसके साथ जुड़ जाएगा? जिंक के साथ। ZnSO4 प्लस Cu बना देगा। Cu मतलब कॉपर को हटा देगा, तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया होगी। संयोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे कोई A उत्पाद है और ये B है, दोनों मिलाकर AB बना दिए, तो ये क्या हो गया? संयोजन हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या मान लीजिए
तो ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से दो नए बनते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी। आगे दिया गया है वोल्टता, मतलब वोल्टेज स्थिर रहेगा। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या है, V इक्वल टू IR होता है, ओम के नियम से ही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वोल्टेज को समान रखना है। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, V इधर R को इधर लाएंगे तो V/R हो जाएगा, I ऐसे हो जाएगा। इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अभी हम बताएं V इक्वल टू IR होता है, फिर से लिख दे रहे हैं, मिट गया। ठीक है, V इक्वल टू IR, V को कांस्टेंट रखना है तो V/R कर लीजिए। I और R में हमको मामला समझना है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, प्रतिरोध को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसका मान 3 गुना कर दिया जाता है। देखिए, जब इसका मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, वोल्टेज समान है, वोल्टेज कांस्टेंट है। तो जब इसका मान 3 गुना हो रहा है, R का मान 3 गुना बढ़ाया जाता है, तो I का मान क्या होगा, 1/3 घटेगा, उसी रफ्तार से घटेगा भी, तो 1/3 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, इसका मान 3 गुना करने पर इस I का मान 1/3 घट जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्या है, दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसका मान 3 गुना करेंगे तो इसका मान I/3 हो जाएगा, मतलब पहले के तीसरा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि दोनों, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर देंगे तो धारा का मान पहले के 1/3 हो जाएगा, पहले के 1/3 हो जाएगा, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/3 धारा हो जाएगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन में हो सकता है, खाली स्थान दिया है बीच में। ठीक है, जैसे अमीबा का क्या होता है, अमीबा का अनियमित आकार होता है, और इसमें प्रजनन जो होता है बाइनरी फ्यूजन द्वारा, मतलब ठीक है, द्विविखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। द्विविखंडन प्रक्रिया अब क्या होता है, अमीबा का देखिए क्या है कि जैसे कहीं से भी इसका आकार बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, विभाजित होकर इसका आकार, कोशिका, इसकी एक कोशिकीय जीव है तो एक ही कोशिका है, तो मतलब क्या होगा, इसका कोशिका द्रव और केंद्र क्या होगा, विभाजित होगा। तो ये किसी भी प्लेन में हो सकता है, मतलब ये इसका, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, अमीबा का अनियमित होता है, मतलब कहीं से भी बढ़ जाता है और टूट कर अलग हो जाएगा। वो लाभा क्या हो जाएगा, टूट कर अलग हो जाएगा और एक नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है तो इसलिए क्या होगा, जो इसका विखंडन होता है एक निश्चित प्लेन में नहीं होगा। अभी बताया कि किसी भी कहीं से भी बढ़ जाता है और वो भाग, मतलब टूट कर अलग हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विखंडन प्रक्रिया। अनेक तल में, मतलब एक ही साथ कई तल में नहीं होता है, नहीं, ये बात गलत है। एक ही साथ कई तल में नहीं होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन मतलब एक साथ कई जगह से नहीं होगा, एक ही जगह से होगा। कोई भी तल में, मतलब कहीं से भी हो सकता है, कोई एक भाग अमीबा का बढ़ेगा और वो टूट कर अलग होगा और एक नए अमीबा का निर्माण होगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और केंद्रक और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहीं से भी बढ़ता है, मतलब बढ़ जाता है, और क्या होता है, एक अनियमित किसी भी भाग से बढ़कर और टूट कर अलग होता है और एक नया अमीबा का निर्माण होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोल रहे हैं, सॉरी, ऑप्शन सी होगा, कोई भी तल में। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कोई भी तल में, एनी प्लेन में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है। कार का त्वरण, देखिए वेग घट रहा है, त्वरण निकालने का सूत्र होता है v - u/t, मतलब अंतिम वेग
भी, अंतिम में क्या है 20 है, अब प्रारंभिक में क्या है 40 है, कितने सेकंड में 5 सेकंड में, 20 माइनस 40 माइनस 20/5 क्या होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा सेकेंड स्क्वायर। देखिए माइनस का मतलब ये है कि रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है, उसको त्वरण भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देख ही सकते हैं, निकाल दिए हैं। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है। देखिए सब कुछ दिया है पृथ्वी द्वारा। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या जानते हैं हम लोग, F = Gm1 × m2/r²। क्या होता है r²। इसमें g का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। लेकिन कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 6.6 नहीं दिया है, हूबहू ये इक्वेशन दिया गया है। अगर देखिए अगर हम इस पर डायरेक्ट मान रख देंगे, इस पर डायरेक्ट मान रखेंगे तो हमारा आंसर है, देखिए मान रख के आप लोग कर लीजिएगा, बाय द वे हम मान रख दे रहे हैं। ठीक है, f का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए g का मान रखिए 6 × 10⁻11। ठीक है, गुणे m1 मतलब पृथ्वी का मान लीजिए m1 है। ठीक है, 10⁻24 और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना दिया गया है m2, चंद्रमा का द्रव्यमान मानिए 10⁻22। देखिए नीचे दूरी का वर्ग है तो इसी चीज़ को 2 बार लिख देना है, 4 × 4 8 10⁸ है, 10⁸ को क्या कर देना है 16 कर दें, 16 कर देना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए ना। देखिए कैलकुलेट कीजिए, -11 है, 24 दूना 48 -2 करें मतलब 22 ही है यहाँ पे, तो 2 घटा दिए, 48 में 46, 46 में से 11 जाएगा, 46 में से 11 जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर 10⁻35 आएगा, किसमें पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, और नीचे से कितना लेंगे 10⁻16 ले जाएंगे। देखिए पहले घात वाला मामला सेट कर देना है। अब देखिए अब अंक वाला 6 जाएगा 36, 36 × 8 हो गया, क्या हो गया 36 × 8, अच्छा 4 का 16, देख लीजिए इधर कट गया, 8 दूना 16, 2 से ही कितने बार में 18 बार में कट जाएगा, क्या आ गया 18 × देखिए 35 में से 16 जाएगा, क्या आएगा 35 में से 15 19 आएगा, 19 प्लस में रहेगा 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऑप्शन में कोई भी 19 नहीं मिल रहा है। देखिए 18 है तो 18 का जब कहीं पे भी दशमलव नहीं होता है तो अंत में माना जाता है। जब इस अंत से दशमलव को 1 और 8 के बीच ला देंगे तो एक घात इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 के जगह पे क्या हो जाएगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन, क्या आ जाएगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन आ जाएगा। आंसर हमारा आ रहा है। इसमें देखिए कोई आंसर है तो इसमें आंसर है तीसरा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, 1.8 × 10⁻20 न्यूटन। अब ये पूरा डाटा दिया गया है, इस पर कैलकुलेट करेंगे। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना होगा 1.8 × 10⁻20 न्यूटन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अरे भैया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का है। सी क्या होता है SO4 × ½ एक सही 1/2 H2O, यही होता है ना, नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, हाफ यही होता है केवल। ठीक है, ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अब इस बनाया किससे जाता है तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2O। अब क्या होता है, इसको लगभग 300 केल्विन पे, ठीक है, इस जिप्सम को, इसे जिप्सम कहा जाता है और इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इस जिप्सम को गर्म किया जाता है लगभग 300 केल्विन के आसपास, ठीक है, 300 से और ज़्यादा 326 है, ठीक है, केल्विन के आसपास गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 1.5 परमाणु मतलब 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसका प्लास्टर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। CaSO4 × 1/2 H2O, हाफ H2O। तो इसका निर्माण के लिए किसका उपयोग किया गया है, इसको गर्म किया गया है। किसको गर्म किया गया है, जिप्सम को। इसको किया गया CaSO4 × 2 H2O को, जिससे जिप्सम कहा जा रहा है, इसको ही गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया है। इसको गर्म करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसका उपयोग किसका निर्माण में किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, जिप्सम का उपयोग किया जा रहा है। अगर इसको ज़्यादा गर्म कर दिया जाएगा ना तो वाटर के सभी मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और जिसको बर्न्ट प्लास्टर कहा जाता है, तो वो किसी उपयोग में नहीं होता है। इसीलिए इसको बहुत मतलब प्रिसाइज तरीके से गर्म करना पड़ता है ताकि उसका सभी मॉलिक्यूल उड़े ना। तो वो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिप्सम का उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न खत्म, मतलब इतने ही प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था और बहुत बड़ा प्रश्न था, जो कि इस जो पेज है, ये जो मैं पेज बनाया हूँ, इस पेज पे वो मतलब आ नहीं रहा था, इसलिए उस प्रश्न को पौधों के पादप हार्मोन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये जो 29 नवंबर का 2024 में 3rd शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था, लगभग उसी के लगभग सारे साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किए हम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो में जो मैं जानकारी देता हूँ अगर वो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी फिर ये मतलब ऐसे ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का कराते रहें। ग्रुप डी का भी लेकर आते हैं, टेक्नीशियन का भी लेकर आएंगे और एलपी का भी। तो पहला ये वीडियो, दूसरा वीडियो है एलपी का PYQ पे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।